बेटा चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड मींस टारगेट्स, बजट का मतलब भी टारगेट होता था, लेकिन बजट की डेफिनेशन में और स्टैंडर्ड की डेफिनेशन में फर्क है। बजट की डेफिनेशन हम लिखते थे टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय द वर्कर्स इन नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस, वर्कर्स के लिए नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस में। स्टैंडर्ड में फर्क है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है टारगेट्स टू बी अचीव्ड बाय द मैनेजर्स। ठीक है, एक काम करो, लिखना शुरू। हाँ जी, स्टैंडर्ड मीन्स टारगेट्स टू बी अचीव्ड targets to be achieved by the managers in actual working conditions, normal working conditions नहीं, in actual working conditions। हमने टारगेट तो सेट कर दी कि हमारे मैनेजर को ये काम करना है, इतने समय के अंदर करना है, एक्चुअल वर्किंग कंडीशंस। अब वो टारगेट एक्चुअली में अचीव हुए हैं या नहीं हुए, कंपेयर भी करना पड़ेगा। तो जो हमने टारगेट सेट करे बेटा, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे उनके एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ कि एक्चुअल में टारगेट अचीव हुए हैं या नहीं हुए। बेटा मैनेजमेंट को चाहिए प्रॉफिट, तो उन्होंने प्रॉफिट का एक टारगेट बना रखा है कि हमें इस साल इतना प्रॉफिट कमाना है। अगर वो प्रॉफिट का टारगेट अचीव नहीं होता तो वो फिर आगे डिटेल स्टडी करते हैं कि ये अचीव क्यों नहीं हुआ, जितना प्रॉफिट चाहिए था वो मुझे क्यों नहीं मिला। प्रॉफिट कैलकुलेट कैसे होता है, सेल्स माइनस कॉस्ट। छठी क्लास से यही सीख रखा है। छठी क्लास में मैथ्स के अंदर होता था चैप्टर प्रॉफिट लॉस। हाँ, तो सेल्स माइनस कॉस्ट। अब अगर प्रॉफिट मुझे वो नहीं मिला जितना मुझे चाहिए था, तो गड़बड़ कहां पे हुई होगी, या तो सेल्स में कुछ गड़बड़ हुई है या तो कॉस्ट में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है कि नहीं। तो हम बेटा फिर डिटेल स्टडी करते हैं कि मेरा प्रॉफिट अचीव क्यों नहीं हुआ। तो हमको कंपैरिजन करना है कि क्या होना चाहिए था और क्या एक्चुअल में हुआ है। तो जो टारगेट हमने सेट तो कर दिए अपने मैनेजर्स के लिए, फिर हम क्या करेंगे, इन टारगेट्स को कंपेयर करेंगे। दीज टारगेट्स, लिखना शुरू करें, are compared with actual results. These targets are compared with actual results, and any difference between targets and actual shall be termed as variance. Any difference between targets and actual shall be termed as variance, which may be favorable or adverse. Which may be favorable और एडवर्स। बेटा वो फेवरेबल भी हो सकता है, एडवर्स। वेरिएंस है ना, डिफरेंस। कोई काम 10,000 रुपए के खर्चे में करना था, वो काम 11,000 में कर दिया, 1,000 रुपए ज्यादा लग गए, टारगेट से 1,000 रुपए का खर्चा ज्यादा हो गया। तो ये एडवर्स वेरिएंस है, क्योंकि खर्चा ज्यादा होगा तो हमारा नुकसान है। ये एडवर्स है। लेकिन अगर वही 10,000 की जगह केवल 9,000 में काम हो जाए तो फेवरेबल हो जाएगा। वेरिएंस तो है ही, डिफरेंस तो है, वो फेवरेबल भी हो सकता है और वो एडवर्स भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। लेकिन हर एडवर्स वेरिएंस के लिए हम क्या करते हैं बेटा, उस रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को ढूंढते हैं जिसकी गलती की वजह से वो नुकसान हुआ है, और उसके ऊपर उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी डाली जाए। ठीक है, तो इस वाले चैप्टर के अंदर बेटा हमारे को व्यक्ति ढूंढना है, किस मैनेजर की वजह से ऐसा हुआ है, किसकी गलती है और किसकी वजह से कितना नुकसान हुआ। तो बेटा हमारे को फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करनी है। आगे लिखना शुरू करेंगे इसमें। फॉर एवरी एडवर्स वेरिएंस financial liability is assigned
टू रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। आपने वो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ढूंढना है, उसकी फाइनेंशियल लायबिलिटी ढूंढने की, कौन से मैनेजर की वजह से कितना नुकसान हुआ। टोटल नुकसान एक साथ नहीं बताना, नुकसान के टुकड़े करने, इतना नुकसान इसने करवाया, इतना नुकसान इसने करवाया, इस गलती की वजह से इतना अमाउंट का लॉस है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में हमने करना क्या है बेटा, जो प्रॉफिट अचीव होना चाहिए था अगर वो अचीव नहीं हुआ तो वो किस वजह से अचीव नहीं हुआ, उसकी फुल डिटेल स्टडी करनी है। उसमें जो भी डिफरेंसेस आए हैं, प्रॉफिट में जो भी वेरिएंस आ रहा है, उसके पीछे क्या कारण है, फिर उसको हम और सब पार्ट के अंदर बांटेंगे। अगर बेटा प्रॉफिट में कुछ वेरिएंस आए, मैनेजमेंट को क्या चाहिए, प्रॉफिट। बेटा अगर प्रॉफिट में कुछ वेरिएंस आया तो फिर हम देखेंगे कि ये वेरिएंस किस वजह से आ रहा है। बेटा वो कॉस्ट की वजह से हो सकता है, वो सेल्स की वजह से हो सकता है, तो अगर प्रॉफिट में कुछ वेरिएंस है तो वो कॉस्ट की वजह से भी हो सकते हैं और सेल्स की वजह से भी हो सकते हैं। और अगर कॉस्ट में कुछ वेरिएंस है तो वो मल्टीपल कॉस्ट की वजह से हो सकते हैं। बेटा हो सकता है आपने मटेरियल की कॉस्ट में कुछ गड़बड़ कर दी, तो मटेरियल के वेरिएंसेस ढूंढे जाएंगे। आपने कुछ लेबर में गड़बड़ कर दी तो लेबर वेरिएंसेस ढूंढे जाएंगे। वेरिएबल ओवरहेड के वेरिएंस, एंड फिक्स्ड ओवरहेड वेरिएंस। सेल्स वेरिएंसेस बेटा पहले जब हमारा ओल्ड सिलेबस था आईपीसीसी उसमें होते थे, अभी फिलहाल सीए इंटर में हमारे पास सेल्स वेरिएंस नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास सिलेबस से बाहर है। हमें जो वेरिएंस कैलकुलेट करने वो सिर्फ कौन से करने हैं, कॉस्ट पर। ये चैप्टर फाइनल में फिर से आएगा। ठीक है, इसके आगे का पार्ट वहां पर हम सेल्स वेरिएंस भी निकालेंगे, फिर उसके बाद आप उसके रिकंसिलिएशन भी करो, क्योंकि इस चैप्टर में हमने सिर्फ वेरिएंसेस ढूंढने हैं, उसका डिस्पोजल नहीं करना। आपने सिर्फ डिफरेंस ढूंढना है, उस डिफरेंस को बुक्स में कैसे डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, कैसे रिकॉर्ड किया जाएगा, उसका हमने हमारे पास यहाँ पर कोई काम नहीं है, वो फाइनल में आएगा। तो कॉस्ट वेरिएंसेस हमने ढूंढा, पहुंच जाओगे फाइनल में। कॉस्ट वेरिएंसेस मटेरियल में डिफरेंस हो सकता है बेटा, लेबर में हो सकता है, वेरिएबल ओवरहेड में हो सकता है, और फिक्स्ड ओवरहेड में भी हो सकता है। जो भी कॉन्सेप्ट बेटा इस चैप्टर के सेट किए जाएंगे वो यहां पर किए जाएंगे मटेरियल वेरिएंसेस के साथ। जो फॉर्मूले आप मटेरियल वेरिएंस के लिए सीखोगे, जो कहानी आप मटेरियल वेरिएंस के लिए सीखोगे, वही लेबर पे लगेगी, वही आगे वेरिएबल ओवरहेड पे लगेगी। फिक्स्ड ओवरहेड पे अप्लाई नहीं कर सकते, उसकी थोड़ी समझने का तरीका अलग होता है, वो खर्चा लगता भी अलग तरीके से। ये तीनों खर्चे प्रोडक्शन के साथ साथ बदलते हैं, फिक्स्ड वाला खर्चा प्रोडक्शन के साथ साथ बदलता नहीं है, तो उसको समझने का, उसके वेरिएंस कैलकुलेट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो जो कॉन्सेप्ट अभी हम मटेरियल पे सीखेंगे वही के वही किस पे अप्लाई होने हैं, लेबर पे और वेरिएबल ओवरहेड पे। सेल्स पे भी वही के वही लगते हैं, लेकिन हमने करना ही नहीं। तो सबसे पहले मटेरियल वेरिएंसेस, बेटा इसको एग्जांपल वाइज समझेंगे। हमने बेटा एक बजट बनाया, जरा ध्यान से समझना। हमने एक बजट बनाया 100 यूनिट की आउटपुट, ये जो ऊपर हम लिख रहे हैं ये आउटपुट है। बजट बनाया कि हम 100 यूनिट बनाएंगे। इस 100 यूनिट को बनाने के लिए कुछ माल लगेगा किसी रेट के हिसाब से, और टोटल खर्चा भी आएगा, क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। तो मटेरियल लगेगा 1000 किलोग्राम, 10 रुपए वाला, और अमाउंट हो जाएगा टोटल 10,000। ये हमारा बजट है कि 100 यूनिट बनानी है, हर यूनिट बनाने में 10 किलो माल लगेगा। हर यूनिट में 10 किलो लगेगा तो टोटल कितना हो गया, 1000 किलो। 10 रुपए के हिसाब से आएगा वो माल, और 10,000 रुपए का टोटल खर्चा बनेगा। ये मेरा बजट है, इसमें सब कुछ बजटेड है बेटा, आउटपुट भी बजटेड है,
रिसोर्स भी बजटेड है कि हर यूनिट में हम 10-10 किलो माल लगाएंगे, जरूर थोड़ी 10 ही लगे, तुमने तो सोचा है कि 10 किलो माल लगेगा, हो सकता है वर्कर कुछ माल ज्यादा लगा ले, कंजम्पशन ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल तुमने सोच लिया कि 10 रुपए के हिसाब से वो माल आएगा, जरूरी थोड़ी 10 का ही मिल जाए मार्केट में, ये तो सोचा हुआ है, बजटेड है, टारगेट है। तुमने अगर बुक लेनी होती है घर से सोच के जाते हो, वहां 250-300 की आएगी, हो सकता है 350 की, है ना, तो एक्चुअल रेट अलग हो सकते हैं। तो जो एक्चुअल डेटा होता है उसका बजट के साथ कोई लेना देना। तुमने बजट के अंदर सब कुछ सोचा हुआ है, आउटपुट भी बजटेड है, उसके लिए जो माल लगेगा यानी कि जो रिसोर्स लगेगा वो भी बजटेड है, उसका जो रेट है वो भी बजटेड है, लेकिन एक्चुअल का आपके बजट के साथ कोई लेना देना नहीं है। जो कहीं पर जाएंगे वो थोड़ी बोले तुमने क्या सोचा, नहीं, तुमने जो खर्चा करना है वो तो एक्चुअल रेट बताएगा ना, भैया इसके इतने पैसे हो गए, तो ये बजट है। एक्चुअल में क्या, एक्चुअल में हमने बेटा क्वांटिटी बना दी 120, छपाई कार्यक्रम 2 मिनट रोक दो। हमने एक्चुअल में कितनी क्वांटिटी बना दी 120। 120 बनाने के लिए बेटा हमने टोटल 1300 किलो माल का इस्तेमाल किया 11 रुपए के हिसाब से, और 14,300 रुपए का माल आया। ये एक्चुअल डेटा है, इसका बजट के साथ कोई कंपैरिजन है या नहीं? क्या हम इसको आपस में कंपेयर कर सकते हैं? अरे 10,000 रुपए की जगह 14,300 रुपए का खर्चा हो गया। आउटपुट तो अलग अलग है, जो बजट था वो कितनी यूनिट के आउटपुट के लिए था 100, और एक्चुअल में कितनी यूनिट बनी है 120। तो 120 बनाने में इतना खर्चा लगा है, 100 बनाने में इतना लगता है, इनका क्या कंपैरिजन? अगर कंपेयर करना है तो आप किसको करोगे भैया, 120 बनाने में इतना खर्चा लगा है और 120 बनाने में कितना लगता, 120 बनाई आपने, उसी का एक्चुअल खर्चा और 120 का ही बजटेड कॉस्ट हो लीजिए, तब तो आप उनको कंपेयर कर सकते हो, अदरवाइज ये कंपेरेबल डेटा नहीं। तो कंपैरिजन करने के लिए हम क्या करेंगे, एक नया बजट बनाएंगे, कितनी यूनिट के लिए 120, क्योंकि एक्चुअल में कितनी यूनिट बनी 120, तो उसके लिए कंपेयर करने के लिए बजट भी कितने का होना चाहिए 120, तभी तो हमारे को पता चलेगा खर्चा कम लगा है ज्यादा लगा है। तो 120 यूनिट का एक्चुअल खर्चा मेरे पास है, और अब मुझे चाहिए 120 यूनिट की बजटेड कॉस्ट क्या होगी, जरा ढूंढते हैं। 120 के लिए बजट बना रहा हूं, कैसे बनेगा, 100 के लिए अगर 1000 किलो माल लगता है तो 120 के लिए कितने किलो माल लगेगा हमारा। कंपैरिजन के लिए कर रहे हैं हम, जो बजट क्वेश्चन ने हमारे को दिया था वो बजट कंपैरेबल नहीं है। कंपैरिजन करने के लिए हमारा बजट भी एक्चुअल आउटपुट के बराबर होना चाहिए, 120 के लिए होना चाहिए कि 120 बनाने में क्या खर्चा लगता और क्या लगा है। तो हम 120 के लिए नया बजट बना रहे, रेट कितना लगता और खर्चा टोटल अमाउंट कितना आ जाता, कितनी बात समझ में आ रही? ये बेटा जो हमने 120 यूनिट के लिए भी डेटा प्रिपेयर करा है, इसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड। क्या है स्टैंडर्ड? बजट का मतलब होता है budgeted resource or cost for budgeted output, budgeted resource और cost for budgeted output। बेटा बजट के अंदर सब कुछ सोचा हुआ है कि हर यूनिट पे 10-10 किलो माल लगेगा, ये रिसोर्स है बजटेड, वो 10 रुपए के हिसाब से आ भी जाएगा, बजटेड कॉस्ट है। और जो आउटपुट आप यहां पर सोच के बैठो कि 100 यूनिट ही बनेगी, वो भी बजटेड है, सब कुछ बजटेड है बेटा, रिसोर्स, रेट एंड आउटपुट। और एक्चुअल में क्या है, उसका बजट से कोई लेना देना नहीं, वहां पे सब कुछ एक्चुअल है। एक्चुअल रिसोर्स कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट, मतलब बजट के हिसाब से हर एक यूनिट बनाने के लिए 10 किलो माल लगता, क्या एक्चुअल में 10 लगा है, 10 से ज्यादा लगा है, ठीक है। एक्चुअल रिसोर्स अलग है, एक्चुअल रेट भी अलग है, और जो एक्चुअल आउटपुट है वो भी अलग है, उसका बजट के साथ कोई कंपैरिजन नहीं। लेकिन इन दोनों को हम कंपेयर कर नहीं सकते, इसीलिए कंपैरिजन के लिए हमने बीच में एक नया डेटा क्रिएट करा, उसका नाम क्या है स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड में हमने बनाया क्या सर, स्टैंडर्ड में हमने बनाया तो बजट ही है,
देखो रिसोर्स आपने बजट वाले लिए कि हम हर यूनिट पे 10-10 किलो माल लगाएंगे। 100 पे 10 के हिसाब से कितना बन रहा था 1000, और 120 पे 10 के हिसाब से कितना हो गया 1200। रेट भी कौन से वाला लगा है, बजट वाला। तो बनाया तो हमने बजट ही है, बस अलग क्या है, आउटपुट। एक ऐसा बजट जो एक्चुअल आउटपुट के लिए बना कि एक्चुअल आउटपुट बनाने में क्या खर्चा लगता, ठीक है जी, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड का मतलब होता है बेटा बजटेड रिसोर्स, रिसोर्स बजटेड है, कॉस्ट भी बजटेड है, लेकिन आउटपुट कौन सी है, एक्चुअल। तो बजटेड रिसोर्स और बजटेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो आउटपुट अब इन दोनों के अंदर सेम है, इसीलिए ये दोनों कंपेरेबल है। 120 का एक्चुअल खर्चा और 120 का बजटेड खर्चा, अब आप इनको कंपेयर कर लो। अब देख के बताओ फायदा हुआ है नुकसान हुआ। 120 बनाने में 12,000 रुपए का खर्चा लगना चाहिए, और कितने का खर्चा लगा, 14,300 का। फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान हो गया। कितने का नुकसान है, नुकसान है तो फायदा हो जाता, फेवरेबल हो जाता। हाँ बेटा। सर ये एट द एंड ऑफ द ईयर बनाते हैं या फिर मतलब किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे बनाते हैं? ये कभी भी बना सकते हैं बेटा, कभी भी कंपेयर कर सकते हैं कि मैं किसी एक पर्टिकुलर जॉब के लिए काम कर रहा हूँ, कोई कस्टमर आ गया उसके लिए काम कर रहा हूँ, तो भी मैं उसके लिए स्टैंडर्ड बना के कंपेयर कर सकता हूँ उसको, और पूरे साल का भी कंपेयर कर सकते हैं। ओके सर। बेटा एक्चुअल में आउटपुट कितनी बनी है, 120। क्या मैं एक्चुअल को बदल सकता हूँ? मैं सिर्फ अपने कैलकुलेशन जो मैं बना रहा हूँ बजट, उसको चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। हम ऐसा नहीं करेंगे कि अगर एक्चुअल में 120 बनी है और बजट 100 का है, तो एक काम करो सर, बजट ही 100, ये एक्चुअल वाला डेटा ना 100 पे ले जाओ कि 120 पे इतना, तो 100 पे कितना, लेकिन एक्चुअल में तो 120 बन चुकी है। जो भी गड़बड़ हुई है, जो भी वेरिएंसीज आए हैं, वो पूरे 120 पे आए हैं, तो तुम 100 पे क्यों ढूंढोगे? तो हमको डेटा स्टैंडर्ड नया बनाना है 120 के लिए। एक्चुअल तो वहीं के वहीं रहेगा, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। चेंज किसको कर सकते हैं, बजट को। तो अब चलो वेरिएंस देखिए। तो हमारे को ये तो पता चल गया जी 2300 का नुकसान हो रहा है। ये बेटा हमारा पहला वेरिएंस है, इसका नाम है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ₹12,000 का खर्चा होना था, लेकिन 14,300 रुपए का खर्चा हो गया, और नुकसान कितने का है, 2300 रुपए। फॉर्मूला क्या बना बेटा, 12,000 है आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट, और 14,300 है जी एक्चुअल कॉस्ट। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। 12,000 रुपए का खर्चा लगना चाहिए था, लेकिन लगा कितना है, 14,300 रुपए लगे हैं, तो 2300 रुपए का आपका नुकसान हो रहा है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, टोटल नुकसान 2300 रुपए का है, लेकिन इसके पीछे दो लोगों का हाथ है, अलग अलग मैनेजर। एक बेटा परचेज मैनेजर, जिसका काम था कि माल वो 10 रुपए के हिसाब से लेके आए, लेकिन वो कितने के हिसाब से लेके आ गया, 11। परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10 रुपए के हिसाब से माल लाना था, बट वो कितने वाला माल लेके आया, 11 रुपए वाला, तो उसकी तो गड़बड़ होगी रेट की। दूसरा मैनेजर है हमारे पास प्रोडक्शन मैनेजर, जिसको माल यानी कि 120 यूनिट बनानी थी, 1200 किलो माल लगा के, लेकिन उसने माल एक्चुअल में कितना लगाया, 1300। ये किसकी गड़बड़ है, प्रोडक्शन मैनेजर की, जिसका काम था 120 यूनिट बनाना, और माल कितना लगा था, 1200 किलो लगा था, लेकिन कितने किलो माल लगा दिया, 1300 किलो। तो जो क्वांटिटी की गड़बड़ है, ये प्रोडक्शन मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो रेट की गड़बड़ हुई है, ये परचेज मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। तो जो परचेज मैनेजर वाली गड़बड़ है बेटा, वो प्राइस की गड़बड़ है, उस वेरिएंस का नाम है। इस 2300 के दो हिस्से होंगे। पहली गलती किसकी, परचेज मैनेजर की। वेरिएंस का नाम है बेटा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। 10 रुपए वाला माल लेके आना था, 11 रुपए वाला माल लेके आ गया, 1 रुपए प्रति किलोग्राम मेरा नुकसान किया। कितने किलो माल पे, हाँ जी, कितने किलो माल पे, 1300। कितने किलो माल वो खरीद के लाया एक्चुअल में,
1300। वैसे उसको खरीद के आना कितना चाहिए था? मैंने परचेज मैनेजर को बुलाया, मैंने कहा परचेज मैनेजर इधर, तू नालायक है, पता है जैसे तुमको पता है। तो परचेज मैनेजर नालायक है। मैंने कहा 10 वाला माल 11 में लेके आया, कह रहे सही कह रहे हो सर, 1 रुपए का नुकसान हो गया हर किलोग्राम। मैंने कहा तेरी गलती है, तू 1300 किलो माल महंगा लेकर के आया, तेरे 1300 रुपए सैलरी में से कटेंगे। 1 किलोग्राम का 1 रुपया, 1300 किलो माल लेके आया, पूरे 1300 किलोग्राम की जिम्मेदारी पे। कहता नहीं 1 मिनट रुको, 1300 किलोग्राम में माल लेकर के जरूर आया। अगर तुम्हारा प्रोडक्शन मैनेजर होशियार होता तो 1200 किलो माल में काम कर देता। कितने किलो माल में काम कर देता? तो मैं 1200 लेके आता, तो मेरी गलती तो 1200 तक है। क्या तुमको उसका ये आर्ग्यूमेंट समझ में आ रहा है? क्या कह रहा हूं? कह रहा है भैया अगर तुम्हारा प्रोडक्शन मैनेजर होशियार होता तो वो 1200 किलो माल कंज्यूम करता, उसको कितने किलो माल पर लगाना चाहिए था? 1200 किलो। उसने 1300 लगाया, इसीलिए मैं 1300 लेके आया हूं ना। अगर वो 1200 लगाता तो मैं 1200 लेके आता, तो मेरी गलती तो 1200 था। क्या ऊपर की 100 किलोग्राम की गलती उससे नहीं? बात समझ में आ रही? हाँ वो तो 1200 पे देना चाहता है। अभी तो हम डिस्कशन कर रहे हैं ना उससे, अभी नेगोशिएशन होगी, जितना ले लेंगे उससे बढ़िया। अब सवाल ये, क्या तुमको उसकी दलील समझ में आ रही है? सही कह रहा है फिर। बेटा उसके तो रेट की गड़बड़ ढूंढ रहे हैं ना। 10 वाला माल वो 11 में लेके आया, प्रोडक्शन मैनेजर की तो बाद में बुलाएंगे। हाँ जी, तो क्या उसकी जिम्मेदारी 1200 किलोग्राम पे बनानी है? 1 रुपए की गड़बड़ है, ये बात तो कंफर्म हो गई। 10 - 11 1 रुपए पर किलोग्राम की गड़बड़ है, लेकिन कितने किलोग्राम पर है? 1200 किलोग्राम जितना लगना चाहिए था, या फिर 1300 किलोग्राम जितना एक्चुअल में लाया है? उसकी जिम्मेदारी बनेगी बेटा 1300। बेटा जब हमने उसको नौकरी पे रखा था, उसको ये थोड़ी बोला था 1200 किलोग्राम ही मंगाएंगे, इससे ज्यादा मंगाएंगे तो कंपनी का भट्ठा बिठा दियो। नहीं, उसको जब हमने अपॉइंट किया बेटा, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी क्वांटिटी के ऊपर है, सिर्फ एक जगह उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कब? इमरजेंसी में जब माल मंगाया जाए। कैसे माल मंगाया जाए? जब इमरजेंसी में प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा है, माल मशीन के अंदर फंस गया, जल गया, जो मर्जी हो गया, कहता भाई साहब फटाफट माल ले, नहीं तो जो बचा हो वो भी खराब हो जाएगा। वो पूछ रहा कितने दिन का टाइम है? कह रहा दिन का टाइम है, घंटे पूछ, अभी के अभी चाहिए, राइट नाउ। अब राइट नाउ में तो इमरजेंसी के अंदर तो कुछ भी हो सकता है, पानी की बोतल भी 1000 की मिल सकती है। ठीक है, तो उसमें अगर उसको महंगा माल मिलता है, कब? इमरजेंसी सिचुएशन में अगर उसको महंगा माल मिलता है, और सिर्फ उसी क्वांटिटी के ऊपर बात करो जितनी क्वांटिटी वो महंगी लेकर के आ रहा है इमरजेंसी की वजह से, ठीक है, तो उस केस में उसको रियायत मिलेगी, उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी नहीं जाएगी। नहीं तो बाकी हर क्वांटिटी जितनी भी वो खरीद के ला रहा है नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर, इमरजेंसी के बिना उस हर क्वांटिटी के ऊपर उसकी जिम्मेदारी है, चाहे वो स्टैंडर्ड से कम है, चाहे वो स्टैंडर्ड से ज्यादा है। तो जितना भी माल आपका परचेज मैनेजर खरीद के ला रहा है, अभी तो शुरू हुआ है। चलो मेरा 4000 रहेगा। हाँ जी, तो बेटा हमने उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ कब माफ करनी है? जब वो माल इमरजेंसी में ला रहा। इमरजेंसी में हमने उसको बोला भैया फटाफट माल लेकर आइए, जरा ध्यान से सुनना। अभी तक तो बेटा हमने उसकी जिम्मेदारी पूरे 1300 की बनानी, क्योंकि यहाँ पर कोई इमरजेंसी नहीं है। पूरे के पूरे 1300 किलोग्राम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके, 1300 रुपए का नुकसान उसके ऊपर डाला जाए। फॉर्मूला क्या बनता है? जरा पहले ये वाला फॉर्मूला फाइनल करते हैं। 10 रुपए पे माल आना चाहिए था, लेकिन 11 रुपए पे माल आया है। कितने किलो आया है? 1300। तो 10 रुपए है बेटा आपका स्टैंडर्ड रेट, और 11 रुपए है हमारे लिए एक्चुअल रेट। तो 10 रुपए पे आना चाहिए था, 11 रुपए पे आया। कितने किलो माल? 1300 किलो, यानी कि एक्चुअल क्वांटिटी। कोई दिक्कत इसको समझने में? हाँ, जरा एक बारी इमरजेंसी सिचुएशन डिस्कस करते हैं। हालांकि किताब में एक भी सवाल नहीं है जिसमें इमरजेंसी हो, ठीक है, लेकिन सिचुएशन पेपर में हो सकती है, तो हम उस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं।
अगर इमरजेंसी के दौरान मान लो उसने टोटल 1300 किलो माल था, वो 11 रुपए के हिसाब से ले आया। अब हमारा प्रोडक्शन मैनेजर काम कर रहा था, उसने बोला भैया फटाफट 200 किलोग्राम और माल ले, बहुत जरूरत है, नहीं तो पहले वाला सारा का सारा खराब हो जाए। इमरजेंसी के अंदर अभी के अभी 200 किलोग्राम माल वो इमरजेंसी में ले आया और उसको रेट मिला उसी समय इमरजेंसी में 15 रुपए, महंगा माल। 10 रुपए की जगह कितने रुपए वाला माल मिला उसको? 15। कितने रुपए और खर्च कर दिए इसने? 3000। अब हमने फिर से बुलाया इसको, मैंने कहा भाई आजा। परचेज मैनेजर, काय का परचेज मैनेजर? मैंने कहा भाई 10 रुपए के हिसाब से माल लेके आ रहा था, 15 के हिसाब से लेकर के आ रहा है, क्या बोलेगा वो? इमरजेंसी थी भैया, प्रोडक्शन मैनेजर को बहुत करो। उसने बोला किसी भी कीमत पे अभी के अभी माल चाहिए तो भरो कीमत, कीमत तो भरनी पड़ेगी। तो क्या इस पूरे माल के लिए वो जिम्मेदार है कि नहीं है परचेज मैनेजर? नहीं है, उसकी जिम्मेदारी नहीं है। हमने प्रोडक्शन मैनेजर को बुला लिया, मैंने कहा जा भाई तेरी गलती की वजह से ये व्यक्ति माल लेकर के आया, हमारा परचेज मैनेजर 200 किलोग्राम माल 10 रुपए की जगह 15 रुपए में लेके आया, 10 की जगह 15 में लेकर के आया। ऊपर के 5 रुपए ना तेरे को भरने पड़ेंगे क्योंकि तेरी गलती, तूने इमरजेंसी में ऑर्डर प्लेस करा, टाइम से ऑर्डर प्लेस करता तो वो 11 में ले आता। अरे यही तो मैं कह रहा हूं, वो 11 में लेके आता। अगर उसको मैं नॉर्मल सिचुएशन में भी ऑर्डर दे देता तो भी वो कितने में लेके आता? 11 में। तो एक काम करो भैया, ऊपर के जो 5 रुपए है ना, इसके 2 हिस्से कर दो, 10 से लेकर के 11 रुपए तक की जिम्मेदारी तो उसी की रहेगी, परचेज मैनेजर की। ऊपर के जो 4 रुपए है उसकी जिम्मेदारी मेरी रहेगी क्योंकि मैंने इमरजेंसी में उसको ऑर्डर प्लेस किया है। बात समझ में आती है? yes, उस पूरे 5 रुपए की जिम्मेदारी प्रोडक्शन मैनेजर को नहीं जाने वाली। यानी कि जो 5 रुपए का डिफरेंस है बेटा, इसके 2 हिस्से हो जाएंगे। 15 माइनस 11, जो 4 रुपए नॉर्मल प्राइस से ऊपर आ रहा है वो तो प्रोडक्शन मैनेजर भर देगा, लेकिन जो 1 रुपए का डिफरेंस है ये वाला 10 और 11 वाला, ये तो किसको भरना पड़ेगा? परचेज मैनेजर को ही भरना पड़ेगा क्योंकि उसकी पहले की हरकतें खराब है। अगर वो पहले से 10 रुपए का माल लेकर के आ रहा होता तो उसका नॉर्मल परचेज प्राइस क्या रहता? 10 रुपए। टाइम से ऑर्डर देते तो 10 का लिया, लेकिन अभी टाइम से ऑर्डर देते तो वो कितने का लेके आता है? तो भी 11 का तो लेके आ ही रहा है। तो ऊपर के 4 रुपए की गड़बड़ सिर्फ इमरजेंसी की मानी जाएगी। पॉइंट समझ में आ रहा है? yes, इस केस में प्रोडक्शन मैनेजर 4 रुपए के लिए जिम्मेदार है 200 किलोग्राम के ऊपर, और परचेज मैनेजर 1 रुपए के लिए जिम्मेदार है 200 किलोग्राम। हटाना क्योंकि किताब में कहीं पर भी हमारे पास ऐसा सवाल है नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा। सर अगर वो 10 का माल अगर उसको अवेलेबल ही था तो वो 11 का क्यों लेके आएगा? बेटा अवेलेबल है ही नहीं, मार्केट में था 11 का लेकर के आया। तो फिर उसकी क्या गलती है जब 10 का माल ही अवेलेबल नहीं है मार्केट में? करेक्ट। सवाल ये है सर, मार्केट में जब माल ही नहीं है 10 रुपए वाला तो आपने उसको ऐसा टारगेट दिया क्यों? बेटा मैं उसकी नौकरी खाना चाहता हूँ यार, उसको अजीबोगरीब टारगेट देंगे। ऐसा होता क्या है, इस बार के जो टारगेट रेट्स होते हैं वो पिछली बार के एक्चुअल के ऊपर डिपेंड करते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर 31 मार्च को जब क्लोज हुआ तो हमने लास्ट परचेज किया 10 रुपए के हिसाब से। मान लो लास्ट परचेज हमारा कितने के हिसाब से हुआ? 10 रुपए के हिसाब से। तो इसका मतलब मुझे पता है ना एक्चुअल में रेट कितना चल रहा है? 10 रुपए। मैं करंट पीरियड के लिए जब अपना बजट बनाऊंगा तो उसके अंदर वही पिछले पीरियड वाला एक्चुअल रेट रखूंगा, नॉर्मल इन्फ्लेशन एडजस्ट करते हुए। ऐसे नहीं करते कि हमने भैया रेट या नाप शनाप रख रखे, भैया मार्केट में मैं उसको बोलूं जा भाई पेट्रोल लेके 70 रुपए लीटर। ऐसे टारगेट नहीं दिए जाते, ठीक है? वहां पर आपका स्टैंडर्ड, आपका बजट ही गलत है। तो हमने जो उसको रेट दिया, नॉर्मली मार्केट में इस रेट पर माल अवेलेबल होता है, अभी नहीं है, या फिर उसने ढंग से ढूंढा नहीं, या फिर किसी एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर मिल रहा, दूसरे एरिया के अंदर नहीं मिल रहा। लेकिन हमने जो उसको रेट दिया बेटा वो नॉर्मल प्रीवेलिंग प्राइस ही देते हैं। ऐसा नहीं बोलते कि भैया हमारे हिसाब से तो चाय इतने मिलेगा, मार्केट में 15 रुपए का चल रहा है, बोलो नहीं हमको तो 10 वाला चाहिए। तो वो चीज पॉसिबल नहीं है, ऐसे रेट नहीं दिए जाते। रेट वही दिए जाते जो मार्केट में प्रीवेल कर रहे हो, ठीक है? उसने एफिशिएंटली परचेज नहीं करी इसीलिए उसको 11 रुपए मिल रहे हैं। और अगर वो ये बात सिद्ध कर देता है नहीं सर मार्केट में कहीं पर 10 रुपए का माल है ही नहीं, तो फिर हम उसका डेटा ही चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड बजट चेंज कर देंगे। अपना बजट वाला जो प्राइस है 10 रुपए की जगह वो 11 रुपए कर देंगे। हाँ जी, हाँ तो एस्टिमेशन क्या?
मतलब जैसे आपने एस्टिमेट करा कि वेल केजी लग रहा है, बट प्रोडक्शन मैनेजर है वो सही होगी, तेरा वो भी वो लेवल छोड़ना होगा। नहीं बेटा, ये बात उसको सिद्ध करनी पड़ेगी, जो कि बड़ा मुश्किल है। प्रोडक्ट इस केस के अंदर तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि क्या होगा, जब मैंने उसको ये टारगेट दिया होगा तो बेटा ये टारगेट कहां से आता है? ये हमारे पास्ट रिजल्ट से आता है। कहां से आता है? पास्ट एक्सपीरियंस से, कि हमने हर बारी माल डाला, इतनी आउटपुट आती है, इस बार कैसे बदली। ठीक है, तो उसको तो सिद्ध करना बड़ा भारी काम हो जाएगा। ऐसा हो सकता है माल की क्वालिटी खराब थी, ज्यादा माल लग रहा था, तो उसको प्रूव करने में आसानी हो जाएगी, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं। तो जो हमने उसको क्वांटिटी बोली कि भैया 1 यूनिट बनाने में 10 किलो माल लगेगा, वो हमारे पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब हम सर एक और डाउट छोटा सा। हाँ, बताओ बेटा। भूल गई, छोड़ो। चलो, डिस्कशन ज्यादा हो जाता तो फिर डाउट भी गायब हो जाता। आगे चलो। नहीं, अभी तो चल रही है क्लास। हाँ जी, आगे बेटा। अभी हमने किसकी सी गणती ढूंढी? हमने देखा टोटल नुकसान 2300 रुपए का हुआ है, लेकिन इसके अंदर 2 गड़बड़ है। एक गड़बड़ किसने करी? परचेज मैनेजर ने। दूसरी गड़बड़ किसने करी? प्रोडक्शन मैनेजर। बेटा देखो, अगर आप कहानी को ध्यान से समझोगे ना, तो फॉर्मूला याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, नहीं तो इस चैप्टर को बच्चे फॉर्मूले के साथ तरह समझते हैं। ये फॉर्मूले वाला चैप्टर है नहीं, ये कहानियां है, ये कहानी वाला चैप्टर है। अच्छा, उसने ये गड़बड़ कर दी, फिर उसने ऐसा बोला, तब हमारे को समझ में आएगा अच्छा उसकी जिम्मेदारी इतनी क्वांटिटी के ऊपर इस रेट के हिसाब से बनेगी। ठीक है, इसीलिए हम बेटा पहले अमाउंट ढूंढ रहे हैं, फॉर्मूला में बाद में लिख रहे हैं। तो पहली गलती किसकी वजह से हुई? परचेज मैनेजर की गलती हुई। 10 रुपए की जगह वो कितने रुपए वाला माल लेकर के आ गया? 11 रुपए। 1 रुपए का नुकसान करवाया। कितने माल के ऊपर? एक्चुअल क्वांटिटी, जितनी भी क्वांटिटी वो लेकर के आया, सिर्फ एक जगह उसको माफी मिलती है, इमरजेंसी की क्वांटिटी पे, वो भी सिर्फ उतने रेट की जो नॉर्मल रेट से ऊपर होता है। अगर वो 10 वाला माल पहली 12 में लेकर के आ रहा है या 11 में लेकर आ रहा है, तो उतने की जिम्मेदारी तो उसको बनानी पड़ेगी, चाहे वो माल इमरजेंसी में आया हो, चाहे वो माल नॉर्मल सिचुएशन में आया हो। अब प्रोडक्शन मैनेजर की बारी। हमने प्रोडक्शन मैनेजर को बोला कि भाई साहब, आपने 1200 किलो माल की जगह 1300 किलो माल इस्तेमाल किया, 100 किलो माल एक्स्ट्रा। जो प्रोडक्शन 1200 किलोग्राम कंजम्पशन से होनी चाहिए थी, उसके लिए आपने 1300 किलो माल कंज्यूम कर लिया, 100 किलो माल आपने एक्स्ट्रा लगाया। ठीक है, इतनी जिम्मेदारी तो उसको समझ में आ गई। कौन से रेट? 10 रुपए वाला या 11 रुपए? 10 रुपए वाला। जो माल एक्चुअल में यूज हुआ है, वैसे तो वो 11 रुपए वाला है, लेकिन ऊपर का जो 1 रुपया है वो ऑलरेडी जिम्मेदारी किसके ऊपर डाल दी गई है? परचेज मैनेजर। 10 वाला माल कितने में आया? 11 में आया। कंपनी ने 11 रुपए भर दिए, लेकिन ऊपर का जो 1 रुपए की कॉस्ट है वो ऑलरेडी किसके ऊपर जिम्मेदारी डाल दी गई है? परचेज मैनेजर के ऊपर डाल दी है। तो माल कंपनी के लिए वापिस से कितने का हो गया? 10 रुपए का। तो महंगा माल लाने की गलती किसकी है? परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर ने अगर 1200 माल की जगह 1300 किलो माल इस्तेमाल किया है, 100 किलो माल एक्स्ट्रा लग गया, रेट उसके ऊपर कौन सा लगाया जाएगा? 10 रुपए स्टैंडर्ड, क्योंकि ऊपर का जो 1 रुपए की जिम्मेदारी है वो ऑलरेडी किसके ऊपर डाल दी गई है? परचेज मैनेजर। अब वही वाली जिम्मेदारी तुम प्रोडक्शन के ऊपर भी डाल दो, तो अपने इंप्लॉइज से कमाई करना चाहते हो, इंप्लॉइज से थोड़ी कमाना है कि भैया 1 रुपए उससे भी ले लेंगे, इसके ऊपर भी 11 रुपए का रेट डाल देंगे, तो पब्लिक हमारा माल खरीदे ना खरीदे, इंप्लॉइज से कमा लेंगे। ऐसे थोड़ी हो। तो हमको बस एक अमाउंट डेलीगेट करना है कि कौन से मैनेजर की गलती की वजह से कितना कितना नुकसान हुआ है। तो ऊपर का जो 1 रुपए का नुकसान है वो ऑलरेडी किसके ऊपर डाल दिया हमने? परचेज मैनेजर के ऊपर डाल दिया। तो प्रोडक्शन मैनेजर की जिम्मेदारी सिर्फ कितने रुपए की बनती है? 10 रुपए की। पॉइंट सबको समझ में आता है? 11 रुपए वाला माल उसने एक्चुअल में कंज्यूम जरूर करा है, लेकिन जिम्मेदारी ऊपर के 1 रुपए की ऑलरेडी कौन लेके बैठा हुआ है? परचेज मैनेजर। इसकी जिम्मेदारी सिर्फ कितने रुपए तक बनेगी? 10 रुपए। सर मेरा मटेरियल यूज सर
अगर मैनेजर सस्ता माल ले आए तो उसको बोलेंगे शाबाश कीप इट अप। बस। मटेरियल यूजेज, अरे उसकी सैलरी थोड़ी काट लेते हैं असली में। ये तो तुम बहुत छोटी छोटी क्वांटिटी की बात करो, मान लो कोई बहुत बड़ी कंपनी है और वो टन के हिसाब से माल कंज्यूम कर रही है, उसको 230 रुपए का रेट बोला था खरीद के लाने के लिए, वो 240 रुपए में खरीदा, तुम तो उसकी पूरे साल की सैलरी खा जाओगे एक बार। फाइनेंशियल लायबिलिटी बनाने का मतलब ये नहीं होता कि उसकी सैलरी काट ली जाएगी। ठीक है, एक वार्निंग देंगे, 2 वार्निंग देंगे, पता चलता है भैया ये हमारे को बर्बाद करने पे तुला हुआ है, निकाल नहीं। मटेरियल यूजेज वेरिएंस, नाम क्या है बेटा इसका? यूजेज, यानी कि कंजम्पशन का वेरिएंस। प्राइस वेरिएंस के लिए कौन जिम्मेदार था? परचेज मैनेजर। और यूजेज के लिए कौन जिम्मेदार है? प्रोडक्शन मैनेजर। स्टैंडर्ड के हिसाब से बेटा 1200 किलो माल लगना चाहिए था, लेकिन 1300 किलो माल लगाया, 100 किलो माल एक्स्ट्रा लगाया और जिम्मेदारी बनेगी 10 रुपए के हिसाब से, 1000 रुपए। 1200 थी बेटा आपकी स्टैंडर्ड क्वांटिटी, 1300 थी एक्चुअल क्वांटिटी, और 10 रुपए का रेट कौन से वाला था? एक्चुअल वाला या स्टैंडर्ड वाला? स्टैंडर्ड। एक्चुअल रेट का तो मतलब नहीं है ना, स्टैंडर्ड रेट। बेटा 10 रुपए के हिसाब से हमने जिम्मेदारी में। तो ये हमारे टोटल 3 हिस्से, 3 वेरिएंस है, 2300 रुपए के 2 गड़बड़ हिस्से। पहला परचेज मैनेजर की गड़बड़